नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं अध्याय 7 इतिहास की बुक है ये। सुलेदेव एवं पृथ्वीराज चौहान कि यहाँ से जो सुलेदेव के राजा हो गए, उनको कौन सा राज्य मिला, इन्होंने कहाँ से युद्ध करा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में हो, चाहे यूपी टेट का पेपर हो, यहाँ से आते ही आते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी, कि पृथ्वीराज चौहान की किससे लड़ाइयाँ हुई, कितनी बार हुई, इन्होंने कौन, इनका जो ग्रंथ था वो कौन सा था, इनकी जानकारी ये कहाँ से मिलती हैं। इस टाइप के जो आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके पेपर में। भारत में ऐसे पराक्रमी एवं साहसी शासकों की श्रृंखला काफ़ी बड़ी रही है, जिन्होंने न केवल विदेशी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा की है, बल्कि यहाँ की सभ्यता व संस्कृति को भी फूलने फलने के अवसर दिए हैं। ये बात तो सच है कि ऐसे बहुत से वीर योद्धा रहे हैं जिन्होंने क्या करा है, भारत देश की रक्षा करी है और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को भी बचाया है, और रक्षा करते हुए अपने प्राणों का भी बलिदान दे दिया है। इस अध्याय में हम ऐसे ही दो पराक्रमी शासकों का वर्णन करेंगे, जिनके नाम है राजा सुलेदेव तथा पृथ्वीराज चौहान। राजा सुलेदेव एक वीर एवं पराक्रमी शासक थे। अपने पिता प्रसेनजीत की मृत्यु के बाद वो 1027 ईस्वी में सुलेदेव बहराइच राज्य के शासक बने। याद रखना, कहाँ के शासक बने? बहराइच राज्य के। उसने अपने पिता द्वारा स्थापित बहराइच राज्य को और अधिक सुदृढ़ किया, कि जो पिता द्वारा स्थापित बहराइच राज्य था उसको और अधिक मजबूती प्रदान करी। उसने राज्य के रक्षात्मक उपायों पर विशेष बल देते हुए सेना का पुनर्गठन किया। उसने 1027 से 1077 ईस्वी तक शासन किया। कब तक शासन किया? 1027 से 77 तक। राजा सुलेदेव ने महाराजा की उपाधि धारण करी। किसकी उपाधि धारण करी? महाराजा की उपाधि धारण करी। राजा सुलेदेव ने अवध एवं उसके आसपास के विभिन्न क्षेत्रों को संगठित कर एक सुदृढ़ राज्य का निर्माण करा। इन्होंने क्या करा? जो अवध के आसपास के सब क्षेत्र थे ना, उनको इकट्ठा करके उनको एक मजबूत राज्य का निर्माण करा इन्होंने। ये क्षेत्र प्रशासनिक आधार पर 21 भागों में जो थे विभक्त थे। कितने भागों में थे? 21 भागों में, ये पूछा जाता है, ठीक है। जहां राजा सुलेदेव के सहयोगी उपराजा स्वतंत्र रूप से प्रशासनिक प्रबंध का कार्य करते थे। कि जो राजा सुलेदेव थे, इनके जो सहयोगी रहते थे ना, ये उपराजा वो होते हैं जो अपने अपने अधीन क्या करते हैं, कि भाई राजा होता है वो बोल देता है कि भाई तुम यहाँ पे इस राज्य को संभालोगे, इनकी पूरी जानकारी जो होगी तुम मुझे दोगे। वो राजा क्या करता है? स्वतंत्र रूप से कार्य भी करता है, लेकिन वो जो जानकारी होती है उस राजा तक भी देता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? राजा भर राजा भी कहा जाता है। जो प्रशासनिक प्रबंध का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें राजा भर राजा भी कहा जाता है। राजा सुलेदेव ने अपने पराक्रम एवं बुद्धिमत्ता से राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हुए गोरखपुर से सीतापुर, गोंडा, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव व लखीमपुर तक फैलाया है, कि इन्होंने अपना साम्राज्य यहाँ तक फैलाया। राजा सुलेदेव का जन्म जो हुआ था 1990 में बसंत पंचमी के दिन हुआ था। याद रखना, कब हुआ था? 1990 में बसंत पंचमी के दिन हुआ था। इनका जो नाम है, जो इनको बुलाया जाता है, वो राजा भर के नाम से प्रसिद्ध है। ये पूछ लिया जाता है पेपर में, तो याद रखना। इनके दो भाई थे, भरदेव, मलदेव। ये भी अपने, जो इनके दो भाई थे ना, ये भी इनकी तरह ही वीर और पराक्रमी थे। आज भी उत्तर प्रदेश के अवध और मैदानी भागों में राजा सुलेदेव की वीरता की कहानी सुनाई जाती है। कि आज भी हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अवध हो गए, मैदानी भाग हो गए, यहाँ पे राजा सुलेदेव की वीरता की कहानी सुनाई जाती है। भारत सरकार ने राजा सुलेदेव पर डाक टिकट जारी करके उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। बहुत जरूरी लाइन है ये। डाक टिकट जारी किस पे किया? राजा सुलेदेव पर। 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने भारत में इस्लाम के प्रचार के उद्देश्य से 17 बार आक्रमण करा। देखो, एक तो ये सन पूछ लिया जाएगा इसमें से, कि 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक, और कितनी बार करा? 17 बार किया। किसने किया? मोहम्मद गजनवी ने किया। उसने कहाँ पर करा? मथुरा में, थानेश्वर में, कन्नौज में, सोमनाथ में, के अति समृद्ध मंदिरों को तोड़ने में सफल रहा। इन्होंने क्या करा? यहाँ पे तोड़ फोड़ करी, जितना भी धन था वो सारा लूट लिया। सोमनाथ की लड़ाई में उसके साथ उसके भांजे सैयद सलार मौसूद ने भी भाग लिया। याद रखना, सोमनाथ की लड़ाई में उसके भांजे ने, सैयद सलार ने भी भाग लिया। 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में इस्लाम का विस्तार, कि उत्तर भारत में क्या था, कि इस्लाम का विस्तार हो सके और जो उनका राज्य था तुर्क राज्य, उसका प्रसार हो सके, तो इसकी जिम्मेवारी जो थी ना, ये सारी जिम्मेवारी सैयद सलार ने अपने कंधों पे ले ली थी।
वह भी भारत में इस्लाम का प्रसार करने के साथ साथ धन संपदा को लूटना चाहता था। वो क्या करना चाहता था कि एक तो इस्लाम का प्रसार हो सके, वही, और जितना भी हो सके धन लूटा जा सके। उसने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को जीतने के लिए आक्रमण किया। यहाँ उसका जो सामना था ना, वो राय महिपाल, हरगोपाल नामक दो स्थानीय प्रशासकों ने किया। किसका जो सामना था वो राय महिपाल ने करा, राय हरगोपाल ने करा। लेकिन मसूद ने इनकी सेनाओं को हरा दिया। वे दोनों लड़ते हुए युद्ध में मारे गए। बेचारे वो दोनों जो थे वो लड़ते हुए युद्ध में मारे गए। मेरठ, बुलंदशहर, बदायूं क्षेत्र के स्थानीय शासकों ने मसूद के अधीनता स्वीकार कर ली। जितने भी क्षेत्र थे, जैसे मेरठ हो गया, बुलंदशहर हो गया, इन्होंने क्या करा कि इनकी अधीनता स्वीकार कर ली कि भाई कोई बात नहीं, हम तुम्हारे अधीन कार्य करेंगे। मसूद ने कन्नौज को केंद्र बनाकर पूर्व की ओर सेना भेजने का निर्णय लिया। उसने क्या करा, कन्नौज को केंद्र बनाया और पूर्व की ओर सेना भेजने का निर्णय लिया। उसने सतारिक पर विजय प्राप्त की। इस क्षेत्र के स्थानीय शासकों ने बहराइच के राजा सुलेदेव से मसूद को रोकने का आग्रह किया। कि उसने क्या करा, जब सतारिक पे विजय प्राप्त कर ली तो इसके जो स्थानीय शासकों ने क्या करा कि बहराइच के राजा जो थे सुलेदेव से प्रार्थना करी, उनसे मदद की गुहार करी कि भाई हमारी मदद करो। किससे? मसूद को रोकने से। बहराइच के जो राजा थे ना, भगवान सूर्य के उपासक थे। याद रखना, बहुत जरूरी लाइन है। किसके उपासक थे? सूर्य के उपासक थे। वे बहराइच में सूर्य कुंड पर भगवान सूर्य की पूजा करते थे। बहराइच को पहले ब्रह्मराइच के नाम से जाना जाता है। ये पूछ लिया जाता है तो याद रखना। सलार मसूद को रोकने के लिए बहराइच के आसपास के सभी छोटे बड़े राजा सुलेदेव के नेतृत्व में लामबंद हो गए। कि जितने भी छोटे बड़े राजा थे ना, सब इकट्ठा हो गए कि भाई हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। अब राजा बहराइच को सहायता तो मिल गई। अब उसने क्या करा, बहराइच के शहर के उत्तर की ओर लगभग 3 मील की दूरी पर भकला नदी के किनारे पर वो अपनी सेना सहित इकट्ठा हो गया। कि हम क्या करते हैं, सेना सहित इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो सेना सहित जब इकट्ठे हुए उस नदी के किनारे पर, तो अभी वो युद्ध की तैयारी ही कर रहे थे। कि उसको पता नहीं था कि भाई अचानक से क्या होगा, जो सलार मसूद है वो रात्रि में ही आक्रमण कर देगा। उसने क्या करा, सलार मसूद ने अचानक से आक्रमण कर दिया जहां इनकी तैयारी नहीं थी। और दोनों ओर के इसमें क्या हुआ, सैनिक भी मारे गए, जिससे कि इनकी क्या हो गई, हार हो गई। तो ये जो बहराइच के राजा थे ये हार गए और सलार मसूद जो था वो विजयी रहा। पहली लड़ाई में परास्त होने के पश्चात इन्होंने फिर दोबारा यही गलती करी। गलती कैसे कर दी भाई, कि जब हमने एक बार गलती कर दी कि हम एक बार हार गए, और वो भी जो आक्रमण हुआ था वो भी रात्रि को हारे थे, तो इस बार भी इन्होंने रात्रि पर ध्यान नहीं दिया। अब इस सलार मसूद ने क्या करा, दोबारा से रात्रि को आक्रमण करा और ये दोबारा हार गए। और लेकिन इस आक्रमण में क्या हुआ, जो सलार मसूद की तुर्की सेना थी ना, उसके भी सैनिक मारे गए। अब बहराइच की सेना ने सोचा कि अब हम जो लड़ाई करेंगे वो निर्णायक युद्ध तैयार होगा, कि या तो हारी जाएंगे या तो जीती जाएंगे। लड़ाई का क्षेत्र जो था चित्तौड़ झील से हटीला और अनारकली झील तक फैला हुआ था। लड़ाई का क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था? चित्तौड़ झील से हटीला और अनारकली झील तक फैला हुआ था। अब ये बहुत जरूरी लाइन है आपकी। जून 1034 ईस्वी में दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। 1034 ईस्वी में क्या हुआ, दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ, सैयद सलार मसूद मारा गया। याद रखना कब मारा गया, 1034 ईस्वी में। सैयद मसूद को उसकी विशाल सेना के साथ समाप्त करने के बाद जो राजा सुलेदेव थे ना, उन्होंने विजय पर्व मनाया, उत्सव मनाया उन्होंने अपने राज्य में, और कई पोखरे भी खुदवाई। वो एक विशाल स्तंभ का निर्माण करना चाहते थे लेकिन वो उसको पूरा ना कर सके। और 1034 ईस्वी में तुर्क सेना की इस पराजय के बाद लगभग 140 वर्षों तक ना किसी भी तुर्क सेनापति ने भारत को लूटने का प्रयास नहीं करा। मतलब वो इसमें इतनी बुरी तरह से हारा था। जो 1034 ईस्वी में दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, सैयद सलार हो गए, राजा सुलेदेव हो गए, कि कितनी भी तुर्की सेना हो गई, 140 वर्षों तक किसी ने भी सोचा नहीं कि भाई दोबारा हम भारत को चलें, भारत को लूटने का प्रयास करें। बहराइच का जो युद्ध हुआ था वो जून 1034 ईस्वी को सुलेदेव के नेतृत्व में एक बड़ी सेना ने सलार मसूद की फौज पर तूफानी गति से आक्रमण करा। कि 1034 में जो युद्ध हुआ था, जो इसमें राजा सुलेदेव की सेना थी, उन्होंने क्या करा, बहुत तेज गति से जितनी भी सेनाएं थी उन सब ने आक्रमण करा। इस युद्ध में सलार मसूद अधिक देर तक ना ठहर सका।
सूर्यदेव ने क्या करा था, अपना एक बाण था उनका, वो जो बाण था वो विषभुजा बाण था, उसमें विष लगा हुआ था, और वो बाण जब छोड़ा तो वो सलार मसूद के गले में आके लगा, जिससे उसका वहीं देहांत हो गया। इसके दूसरे ही दिन सीवर की देखभाल करने वाला, मतलब सीवर की देखभाल करने के लिए सलार मसूद ने क्या कर रखा था, सलार इब्राहिम को रख रखा था। अब दूसरे दिन क्या हुआ, सलार इब्राहिम भी बचे हुए सैनिकों के साथ मारा गया। अब हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय राजपूत राजवंशों में चौहान वंश का विशेष स्थान प्राप्त है। यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं। चौहान वंश के शासक ने 9वीं से 12वीं सदी तक शासन किया। इस राजवंश के शासक ने आधुनिक राजस्थान, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया एवं इसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर शासन किया। प्रारंभिक काल में इनकी जो राजधानी थी वो सांख भरी सांभर झील थी। याद रखना कौन सी थी, सांख भरी और सांभर झील थी। इसके बाद अजमेर को राजधानी बनाया गया, जिसके कारण इन्हें अजमेर के चौहान के रूप में जाना जाता है। ये लाइन जो है आपकी बहुत ज़रूरी है। अजमेर को राजधानी बनाया गया, जिसके कारण इन्हें किसके नाम से जाना जाता है, अजमेर के चौहान के रूप में जाना जाता है। इस राज्य के संस्थापक का नाम राजा वासुदेव चौहान था। कि इस राज्य की जहाँ से शुरुआत हुई ना, उनका जो नाम था राजा का, वो वासुदेव चौहान था। इस वंश के प्रमुख शासक थे विग्रहराज प्रथम, गोविंदराज प्रथम, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय, विग्रहराज चतुर हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए। चौहान वंश के महान एवं अंतिम शासक जो थे ना, जिनका मतलब महानता का गुणगान किया जाता है, वो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिन्होंने दिल्ली के आसपास अपने पराक्रम से चौहान वंश के महान साम्राज्य की स्थापना करी। कि अपने पराक्रम से क्या करा इन्होंने, चौहान वंश के महान साम्राज्य की स्थापना करी। पृथ्वीराज चौहान को रायपिथोरा भी कहा जाता है, बहुत जरूरी लाइन है आपकी। इनका जन्म जो हुआ 1165 ईस्वी में हुआ। ये अजमेर के जो शासक थे ना, सोमेश्वर और कमला देवी, उनके पुत्र थे। इन्होंने क्या करा था, बाल्यकाल में ही युद्ध विद्या जितनी भी थी सारे सीख ली थी। पृथ्वीराज चौहान ने ना बिना किसी हथियार के जब शेर को मार गिराया, तो इसी कारण से इनका नाम क्या पड़ा, अजमेर का शेर कहा जाता था इनको। उसे पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से आपका पूछा जाता है कि इनको राय पिथौरा भी कहा जाता था, इनको अजमेर का शेर भी कहा जाता था, पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता था। राज्याभिषेक। पृथ्वीराज चौहान को उनके पिता की मृत्यु के पश्चात 1178 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में अजमेर का शासक नियुक्त किया गया। कितने वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में। कब, 1178 ईस्वी में। उसकी बहादुरी और शौर्य से प्रभावित होकर उसके जो नाना थे अनंगपाल ने उसे दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कि अनंगपाल ने क्या करा कि दिल्ली के सिंहासन का, कि भाई दिल्ली का सिंहासन जो है अब तुम संभालो। पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य विस्तार। पृथ्वीराज चौहान ने गद्दी पर बैठने के पश्चात साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाते हुए 1182 ईस्वी में भड़ाना के राजा को परास्त करा। रिवाड़ी, भिवानी, अलवर के साम्राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया। इसके बाद इन्होंने क्या करा, बुंदेलखंड के चंदेल शासक परमाल को भी हराया। उन्होंने 1186 में गुजरात के शासक भीमदेव तृतीय को हराया। कि जो गुजरात के शासक थे ना, भीमदेव द्वितीय, उनको हराया। अपने साम्राज्य का विस्तार जो था इन्होंने पश्चिम भारत में किया। पृथ्वीराज चौहान ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। ये आपकी जरूरी लाइन है, किसकी उपाधि धारण करी, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। अब पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो थे, इन्होंने 64 कलाओं व 14 विज्ञाओं का अध्ययन किया था। कितनी कला थी इनकी, 64, और कितनी विज्ञा थी, 14। सम्राट पृथ्वीराज 36 अस्त्र धारण कर सकते थे। कितने अस्त्र धारण कर सकते थे, 36। तो इनकी संख्या पूछ ली जाती है। चंद्रबरदाई ने लिखा है कि पृथ्वीराज जो थे शब्दभेदी बाण चलाने में निपुण थे। कौन से बाण, शब्दभेदी बाण। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में पृथ्वीराज की 16 रानियों के नाम मिलते हैं। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में कितने रानियों के नाम मिलते हैं, 16 रानियों के नाम मिलते हैं। तो ये पूछ लिया जाता है यहाँ से आपके। पृथ्वीराज चौहान धर्मशास्त्र, मीमांसा, आयुर्वेद, गणित व संगीत आदि के विज्ञानों के ज्ञाता थे। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर, उनकी माता का नाम कमला देवी था। पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं को संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश, पिचाशी, मगधी व सूरसेनी का ज्ञान था। पृथ्वीराज केवल 13 वर्ष की आयु पे सिंहासन पर बैठे। तो यहाँ से ना आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके पेपर में। राज के पास एक विशाल सेना थी जिसमें 3 लाख सैनिक व 300 हाथी थे। सैनिक के रूप में इनके पास कुशल घुड़सवार व ऊँट सवार भी थे। तो पूछ लिया जाता है इनके पास कितने सैनिक थे, तो 3 लाख। कितने हाथी थे, 300। सैनिक के रूप में कुशल घुड़सवार व ऊँट सवार भी थे। पृथ्वीराज के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है,
तो पृथ्वीराज रासो हो गया, पृथ्वीराज विजय हो गया, हिमिर महाकाव्य हो गया। तो इनसे क्या मिलता है, हमें पृथ्वीराज के राज चौहान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का महाकाव्य, कितने का, 2500 पृष्ठों का महाकाव्य है, जिसमें 1,00,000 छंद हैं, 69 समय सर्ग या अध्याय हैं। कितने हैं, 69 समय सर्ग या अध्याय हैं। इसके रचयिता जो हैं चंद्रबर दाई थे, जो पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राजकवि थे। ये कौन थे, पृथ्वीराज के बचपन के मित्र थे और राजकवि थे। ये क्या करते थे, जब युद्ध यात्रा होती थी ना, तो ये ओजस्वी कविताओं से सेना को प्रोत्साहित करते थे, सेना में उत्साह उत्पन्न करते थे। भारत को 1175 ईस्वी के बाद एक बार पुनः तुर्क आक्रमणों का सामना करना पड़ा, कि 1175 के बाद क्या हुआ, तुर्कों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस बार तुर्क आक्रमणकारी जो था वो मोहम्मद गोरी था, कि जो तुर्क का आक्रमणकारी था कौन था, मोहम्मद गोरी था। उसने 1175 से 1206 तक भारत पर अनेक आक्रमण किए। इस समय भारत में गुजरात का चालुक्य, दिल्ली और अजमेर का चौहान, कन्नौज के गढ़वाल नामक 3 शक्तिशाली राजवंश थे, कि तीनों शक्तिशाली राजवंश अपने आप में इतने सक्षम और शक्तिशाली थे कि वो अकेले ही तुर्कों से सफलतापूर्वक निपट सकते थे। मोहम्मद गोरी ने सैन्य बल के साथ साथ युद्ध नीति की ओर ध्यान दिया, विशेष ध्यान दिया इसने। सर्वप्रथम उसने क्या करा, बखेर की बजाय अधिक सुरक्षित और छोटे मार्गों का प्रयोग करा। उसने गोमल दलों से भारत में प्रवेश करा, कि उसने गोमल दलों से क्या करा, भारत में प्रवेश करा। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान को आसानी से जीत लिया। उसने क्या करा, 1175 में मुल्तान को आसानी से जीत लिया। उसके बाद उसने उच्च के शासक भट्टी राय पर धोखे से विजय प्राप्त कर ली। गुलराज तथा नाई की देवी से मोहम्मद गोरी की हार। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय पर आक्रमण करा, कि 1178 ईस्वी में क्या करा, मोहम्मद गोरी ने जो गुजरात के चालुक्य राजा थे मूलराज द्वितीय, उन पर आक्रमण कर दिया। यहाँ मूलराज द्वितीय की जो माँ थी ना, नायिका देवी, इनके नेतृत्व में एक विशाल सेना ने क्या करा, मोहम्मद गोरी की सेना का सामना किया। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की सेना को भारी पराजय हुई, कि इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जो सेना थी वो बुरी तरह से हार गई। मोहम्मद गोरी भी खुद जो था, मोहम्मद गोरी वो जान बचाकर भाग गया, गजनी वापस लौट गया। ये पराजय इतनी भयंकर थी कि मोहम्मद गोरी ने अपने जीवन में ना कभी भी गुजरात की तरफ मुंह करके नहीं देखा, मतलब उसने कभी गुजरात की तरफ आक्रमण ही नहीं किया। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने पेशावर और लाहौर को जीता। अब वह दिल्ली और अजमेर पर अधिकार करने की योजना बनाने लगा। हिमिर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 7 बार हराया, जबकि हम देखें प्रबंध और चिंतामणि और पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 21 बार हराया। जबकि मुस्लिम लेखक मानते हैं कि मिन्हास और फरिश्ता कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच केवल तराइन के मैदान पर केवल 2 लड़ाइयाँ हुई थी। तो ये ना आपका पूछ ले जाता है कि भाई हिमिर महाकाव्य के अनुसार 7 बार हराया पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को, और पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 बार हराया, जबकि मुस्लिम लेखक मानते हैं, मिन्हास और फरिश्ता मानते हैं कि इनके बीच केवल 2 लड़ाइयाँ हुई थी। इतिहासकार दशरथ शर्मा का मानना है कि 1186 में लाहौर जीतने के बाद गोरी की सेना नायकों और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं की सीमाओं पर हुई झपेटों को क्या करा है, हिंदू लेखकों ने बड़ी लड़ाइयाँ लिखी हैं। कि यहाँ पर दशरथ शर्मा मानते हैं कि इनके बीच जो है, मोहम्मद गोरी के बीच और पृथ्वीराज चौहानों के बीच, कि इनके बीच जो लड़ाइयाँ हुई ना, हल्की छोटी मोटी लड़ाइयों की इन्होंने क्या करा है, बड़ी लड़ाइयाँ लिखा है। और जबकि मुस्लिम लेखकों ने क्या करा है, इनकी उपेक्षा कर दी है। तराइन का जो युद्ध था वो प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में हुआ। 1190 में मोहम्मद गोरी ने क्या करा, दिल्ली की ओर बढ़ना आरंभ कर दिया। उसने पृथ्वीराज के सीमांती क्षेत्र भटिंडा पर अधिकार कर लिया, मगर कुछ दिनों के बाद पृथ्वीराज के जो सैनिक थे उन्होंने गोरी के सैनिकों को वहां से भगा दिया। अगले ही वर्ष क्या हुआ, 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने अपनी सैनिक तैयार किए और दिल्ली विजय की योजना बनाई। दिल्ली से 80 मील दूर दोनों के मध्य क्या हुआ, तराइन तारवाड़ी के स्थान पर घमासान युद्ध हुआ। कहाँ पर हुआ, तराइन तारवाड़ी के स्थान पर। तो ये जरूरी है याद रखना। इस युद्ध में क्या हुआ, जो चौहान सेना थी ना, उसने अपनी पूरी ताकत दिखाई। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के जो भाई थे ना, गोविंद राय, उन्होंने क्या करा, मोहम्मद गोरी को इतनी बुरी तरह से घायल करा कि अगर उनके सैनिक उनको नहीं बचाते तो वो मृत्यु को प्राप्त हो गया होता। युद्ध में गोरी की बुरी तरह से पराजय हुई। गोरी की सेना जो थी जान बचाने के लिए भाग खड़ी हुई। गोरी के सैनिकों को सरहिंद तक खदेड़ा गया। पृथ्वीराज चौहान का कार्य पूर्ववर्ती शासकों से अधिक कठिन था,
कि पृथ्वीराज चौहान का जो कार्य था ना वो पूर्ववर्ती शासकों से कठिन था, क्योंकि अरबों और मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों से भारत अपनी प्राकृतिक सीमा खो चुका था। कि अरबों ने, मोहम्मद गजनवी ने इतने आक्रमण किए थे कि भारत जो था अपनी प्राकृतिक सीमा खो चुका था। लाहौर के पूरे प्रदेश पर तुर्क मुसलमानों का अधिकार हो चुका था तथा भारत के तबर हिंद भटिंडा तक उनकी सीमाएं पहुंच चुकी थी। कि लाहौर तक भी क्या हुआ था कि तुर्क मुसलमानों का अधिकार हो चुका था, भटिंडा तक उनकी सीमाएं पहुंच चुकी थी। इसी कारण जो प्रथम तराइन युद्ध के बाद पृथ्वीराज जो चौहान थे वो एक सीमा तक ही गोरी का पीछा कर सकते थे। तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का जो दूसरा युद्ध था वो 1192 ईस्वी में हुआ। तो याद रखना, पहला युद्ध जो था 1191 में हुआ और दूसरा युद्ध हुआ जो 1192 ईस्वी में हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध में हारने के बाद मोहम्मद गोरी गजनी लौटा, परंतु वो अपनी अपमानजनक पराजय को भूल ना सका। कि जो उसको ये हो रहा था कि भाई मेरा अपमान हुआ है, और उस पराजय को वो भूल ना सका। मोहम्मद गोरी अपनी पिछली पराजय का बदला लेना, वह भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। उसने अपनी सेना को एकत्रित करके 1192 ईस्वी में भारत पर पुनः आक्रमण करा। उसने क्या करा, अपनी सेना को इकट्ठा किया और 1192 में भारत पर आक्रमण करा। गोरी की सेना में ना 1,20,000 सैनिक थे। पृथ्वीराज को जब इस बात का पता चला तो वह अपने अधीनस्थ राजाओं की सहायता से तराइन के मैदान में मुकाबला करने के लिए खड़ा हो गया। उसने क्या करा, जब इस बात का पता चला कि भाई गोरी के पास इतनी सारी सैनिक हैं, तो उसने जो उसके आसपास के राजा थे, जो उसके अधीन काम करते थे, उनसे सहायता ली और वो तराइन के मैदान में मुकाबला करने के लिए खड़ा हो गया। मोहम्मद गोरी ने रणनीति बनाकर सुबह सुबह राजपूतों के शिविर पर उस समय हमला किया जिस समय सैनिक अपने नृत्य कार्य से निवृत्त हो रहे थे। कि मोहम्मद गोरी ने बड़ी ही चालाकी से उस समय हमला करा जब सुबह सुबह जो अपने रोज के दैनिक कार्य होते हैं उसमें वो लगे हुए थे। गोरी ने सेना को 5 भागों में बांटकर हमला करा। गोरी ने सेना को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में बांटकर हमला करा। इस बार राजपूत वीरता से लड़े लेकिन उनकी पराजय हुई। मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई। और मोहम्मद गोरी द्वारा क्या हुआ, जब पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई, इस विनाशक युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और बाद में क्या हुआ, फिर भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पर विजय प्राप्त करके 1194 में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद राठौर को चंदावर के युद्ध में पराजित करा। कि उसने क्या करा, पहले जब पृथ्वीराज चौहान को हराकर वहाँ विजय प्राप्त कर ली तराइन के युद्ध में, फिर 1194 में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के जो शासक थे जयचंद राठौर को चंदावर के युद्ध में हरा दिया। मोहम्मद गोरी और उसके सेना नायकों जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, बख्तियार खलजी को भी भारतीय शासकों को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। यद्यपि 1206 में उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो हो गई, लेकिन दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने में जो इनको समय लगा, विदेशी आक्रमणकारियों को भारतीयों के सतत प्रतिरोध के कारण इनको 570 वर्ष का समय लगा। प्रशासनिक व्यवस्था। चौहान राज्य में शासन राजतंत्री व्यवस्था के अंतर्गत होता था। फिर भी इस वंश के जो शासक निरंकुश नहीं होते थे। निरंकुश नहीं होने का मतलब है कि ये जो राजा होता था ना, वो राजा सबसे सलाह लेता था, अपने मंत्रियों से हो गए, सलाहकारों से हो गए। तो सलाह लेकर विचार विमर्श कर कर ही कोई कार्य करता था, कोई नियम बनाता था। राजा राज्य का प्रधान होता था। राज्य की सभी शक्तियाँ जो होती थी उसमें निहित होती थी। वह राज्य को सबसे बड़ा कानून निर्माता, शासन प्रबंध, सेनापति व न्यायाधीश होता था। कि वो राज्य का सबसे बड़ा कानून निर्माता होता था, शासन प्रबंधक होता था, सेनापति और न्यायाधीश होता था। राजा विभिन्न तरह की उपाधियां धारण करते थे। राजा शासन को चलाने के लिए युवराज, मंत्री, बड़े पदाधिकारियों की सलाह लेते थे। आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था। राज्य की आर्थिक व्यवस्था कृषि आधारित थी। इसके अतिरिक्त उद्योग भी उन्नत थे। कपड़ा हो गया, बर्तन हो गए, पत्थर की मूर्तियों से संबंधित उद्योग प्रमुख थे। तो पूछ लिया जाता है कौन कौन से उद्योग थे, तो हमें याद होना चाहिए, कपड़ा, बर्तन, पत्थर की मूर्तियों से संबंधित उद्योग थे। ठीक है। दिल्ली व आसपास के राजपूताना क्षेत्र में वर्णाश्रम समाज मुख्य आधार था। इसके अतिरिक्त उनकी उपजातियां बन चुकी थी। उस समय जो था प्रथा व जौहर, सती प्रथा हो गया, जौहर प्रथा भी समाज में प्रचलित थी। स्थापत्य कला व ललित कलाएं। पृथ्वीराज चौहान एवं राजपूत शासकों ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए विभिन्न भागों में किलाओं का निर्माण करवाया। कि इन्होंने क्या कराया,
कि अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए विभिन्न भागों में किलों का निर्माण करवाया, जिनमें राय पिथौरी हो गया, दिल्ली हो गया, अजमेर हो गया, झांसी का किला प्रमुख थे। शासकों द्वारा भवन निर्माण कला को प्रोत्साहन दिया गया, कि शासकों ने क्या करा, भवन निर्माण की कला को प्रोत्साहन दिया। इसमें स्थापत्य कला हो गई, मूर्ति कला का विकास हुआ। किससे क्या हुआ कि मूर्ति कला का विकास हुआ, स्थापत्य कला का विकास हुआ। इसी कारण इस युग को भारतीय सभ्यता व संस्कृति के इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त है। तो इस युग का जो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति के इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा? ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।